नमस्कार शोधार्थियों। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, बनारस से मेरा लगाव जुड़ाव कुछ विशेष है। बना रहे रस बनारस का। इन दिनों चंद्रकला मैडम बनारस में बसती हैं और वहाँ की रस को बसाने में, फैलाने में अपना विशिष्ट योगदान दे रही हैं। साथियों, मैं बात कर रही हूँ, कहना ज़रूरी है, सुधा उपाध्याय के यूट्यूब चैनल पर सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला की अगली कड़ी चंद्रकला त्रिपाठी मैडम की। बहादुरपुर चंदौली उत्तर प्रदेश में जन्मी चंद्रकला त्रिपाठी जी आधुनिक समकालीन हिंदी साहित्य व लोक साहित्य में अपनी विशेषज्ञता रखती हैं। चाहे कविता हो, कहानी हो, चाहे आलोचना, शोध, समीक्षा, साक्षात्कार, रंगमंच, इन सभी विधाओं में समान रूप से चंद्रकला त्रिपाठी जी की विशेषज्ञता है। साथियों, हिंदी की लगभग सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित हो रही हैं। अनेक पुस्तकों में इनकी रचनाएं शामिल हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन पर अनेक रचनाओं, अनेक वार्ताओं और साक्षात्कार आदि का प्रसारण इन पर हो चुका है। प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी इन दिनों हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में मौजूद हैं। बसंत के चुपचाप गुजर जाने पर शायद किसी दिन ये दो संकलन के खासे चर्चा रहे आलोचना जगत में, साहित्यिक जगत में। इनकी एक कथा डायरी है, इस उस मोड़ पर, और आलोचना में इन्होंने अज्ञेय और नई कविता पर काम किया है। साथियों, इन सभी सक्रिय योगदान के लिए, साहित्यिक अवदान के लिए इन्हें यूजीसी करियर अवार्ड 1988 में मिल चुका है। इससे वे सम्मानित हैं। आज मैं चंद्रकला त्रिपाठी जी की 3 ज़रूरी कविताएं शोधार्थियों आपके लिए पढ़ूंगी और इस बहाने मैं उस पर ये बात करना चाहूँगी कि क्यों और किस लिए चंद्रकला त्रिपाठी जी की इन कविताओं को, समकालीन कविताओं को चीनते हुए, पढ़ते हुए आपको चिन्हित करना चाहिए। साथियों, हम वैश्विक आपदा से गुजर रहे हैं। इन 2 वर्षों से लगातार कोरोना काल का जो क्रूर तांडव है, जो अमानवीय, जिसे कह सकते हैं कि सारी उथल पुथल हो चुकी है। जैसे लगता है कि सृष्टि संहार पर है, जैसे लगता है कि प्रकृति बदला ले रही है और लगातार हम इस प्रलय की सी स्थितियों को भुगत रहे हैं। कौन सा घर रहा होगा, कौन सा रिश्ता रहा होगा जहाँ कुछ न कुछ रीत न गया हो, बीत न गया हो। उन रिक्त स्थानों की पूर्ति तो नहीं हो सकती। कोई भी क्षति, किसी भी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती। हर घर ने, हर मन ने, हर जन ने कुछ न कुछ खोया है इस कोरोना के क्रूर काल में। मुझे चंद्रकला त्रिपाठी जी की एक कविता सोशल मीडिया पर मिली, बल्कि 3 ज़रूरी कविताएं आज शोधार्थियों आपके बीच उनकी लेकर आई हूं मैं, और उस पर थोड़ी सी बातचीत करूंगी। एक कविता जिसने मेरा ध्यान खींचा और मुझे लगा कि इस पर तो बात होनी ही चाहिए, ख़ास तौर पर वैश्विक आपदा के इन क्षणों में, इस अमानवीय दौर में, बेहद शर्मनाक, जिसे कहते हैं ना कि पर्यावरण में लगातार जिस प्रदूषण के हम शिकार हैं, और प्रकृति जो हमारी सबसे ज़रूरी संसाधन है, जो हमारे लिए जल, जंगल, ज़मीन की क्या कह सकते हैं, हमारी माँ है, हमारी धात्री है, हमें धारण करती है, हमारा पोषण करती है, वह प्रकृति दरअसल विनाश और संहार के मिजाज में है। पहले मैं वो कविता पढ़ती हूँ और उस पर थोड़ी सी बातचीत आपसे करूँगी। सड़कें चाहने लगी हैं कि वे इन दिनों मखमल की हो जाए। मौसम नम होना चाहते हैं, आग भस्म कर देना चाहती है प्रेम के सारे प्रदर्शन। पृथ्वी हिल रही है कि सही करवट जीना चाहती है। पत्थर शोक में हैं कि वे इतने पत्थर तो नहीं थे। मस्खरे कस्में उठा रहे हैं और उनके जुमले झूठे नहीं होते, बस नकाब खींचते रहे हैं। जानवर चाहते हैं कि वे भी कोई किताब लिखें इंसानों के बारे में।
जानवर चाहते हैं कि वे भी कोई किताब लिखें, इंसानों के बारे में लिखें कि उनके लिए बेरहम होने का अर्थ इंसान होना हुआ जा रहा है। आहा, चीलें, गिद्ध, सियार सभी मरघटों पर इतनी बरकत नहीं चाहते थे। इतना बड़ा नहीं है उनका पेट, माएँ अब बांझ होना चाहती हैं। बद्दुआएं हैं कि हैरान हैं, वे सही जगह लगती ही नहीं। अब इससे बड़ी बद्दुआ क्या होगी कि प्रकृति संहार पर है, प्रकृति अपना बदला ले रही है। साथियों, मुझे एक प्रोसेशन सी इस कविता में दिखाई देती है। मुझे लगता है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर, जो हमारे सहायक थे, हमारे सहयोगी थे, हमारी दिनचर्या सुगमता से चल रही थी, तो इनके श्रम पर, इस हड्डी पर, इस पसली पर कानपुर का शहर सजेला। मुझे केदारनाथ अग्रवाल याद आ गए साथियों। उनकी कविता कानपुर महत्वपूर्ण कविता है, और उस मायने में चंद्रकला त्रिपाठी मैडम की यह कविता आप देखें कि इसमें भी मुझे एक प्रोसेशन, एक जुलूस सा दिखाई देता है। जितना मैं समझ पाई हूँ कि जो हमारे प्रवासी मजदूर अपने अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं, अपने रूट से उखड़कर रोजी रोजगार के लिए वो शहरों में आए, महानगरों में आए। महानगर की महानगरीय विषमता ने, विडंबनाओं ने उनको निगल लिया, और कोरोना काल की इस वैश्विक आपदा में तो वे दर बदर के हो गए, बेरोजगार हो गए, और दिहाड़ी मजदूरों की तो हालत ही बहुत बुरी। तो ये जो लोग हाथ छुड़ा रहे थे, संसार छुड़ा रहे थे, लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे थे। न इस की चिंता सत्ता को थी, न व्यवस्था को, न शासक को, न प्रशासन को। पूरी संसद मौन है इस सवाल पर, और ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि जो आपकी आस में दिल्ली जैसे महानगर में, बड़े बड़े नगरों में बसने के लिए आए, बसने की इच्छा लेकर आए और अपना श्रमदान करते रहे। आपके दिनचर्या सुगम चले, सरल तरीके से चले, और आप सुव्यवस्थित ढंग से अपने रोजी रोजगार में नित नए मुकाम पाएं, तो आपको उन मुकाम तक पहुंचाने तक दरअसल ये मजदूरों का योगदान, इनका दाय बहुत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन वे घर वापसी को मजबूर हैं, वे लौट रहे हैं। तो जो वो लौट रहे हैं, ये दंश, ये पीड़ा, मुझे लगता है इस कविता में भरपूर रूप से है कि प्रकृति की हर शय ने जैसे विद्रोह कर दिया है कि पत्थर इतने पथराए तो नहीं थे। ये पूरी मानव नस्ल को, ये इस पूरी मानव प्रजाति को क्या होता जा रहा है कि इतना संकुचित मन, इतना छोटा इनका दिल दिमाग कि वे अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को बसा नहीं पाए अपने साथ, दुख सुख में भागीदार नहीं हुए, साझीदार नहीं हो पाए। कोरोना काल में इस वैश्विक आपदा ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया जो हम देखना नहीं चाहते थे। लेकिन हम सीखते तो इन स्थितियों से, परिस्थितियों से, क्योंकि जो बार बार विस्थापित हो रहा है, जो बार बार उखड़ रहा है, वो कहाँ का रह जाएगा। और जब वो कहीं का नहीं रह जाएगा, वो दोबारा बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, तो कौन इन प्रश्नों का जवाब देगा। पूरा देश, पूरा समाज, मैं तो कहूँगी संपूर्ण मानव प्रजाति, ये जो मजदूरों का प्रोसेशन चल रहा है, ये जो मजदूर लौट रहे हैं अपने अपने घरों की ओर, ये शर्मनाक है। तो चाहे वो सड़कें हैं, सड़कें चाहती हैं कि ये नंगे पांव चलते हुए मजदूरों के लिए थोड़ी सी सुविधा दे दें, थोड़ा सा उनका रास्ता सुगम कर दें, मखमल की हो जाए, मतलब इस जलती हुई कठोरतम धरती की जो दरारें हैं और उनके पाँव की जो बिवाइयाँ हैं, इनके बीच वो थोड़ी सी नम होना चाहती हैं। मौसम गर्मी का तेज़ तपता हुआ वो भी चाहता है कि इनका सहयोग करे। आग जैसे लगता है कि सबोर से लपटें उठ रही हैं, और जो सद्भाव, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम परवाह की बात होनी चाहिए, वो कहीं खो रही है। पृथ्वी करवट ले रही है, लगता है प्रलय की सी स्थितियां हैं।
पत्थर शोक में हैं कि वे इतने भी पत्थर दिल तो वे नहीं थे। जुमलों का समय है, झूठे वायदों और झूठे दावों का समय है। नकाब खींच रहे हैं लोगों के वास्तविक चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जानवर भी अपना जानवरपन भूल जाए ऐसा प्रोसेशन देखकर कि रोंगटे खड़े हो जाए। और इंसान इतना बेरहम, इतना बेशर्म हो चुका है, जानवर उसे ललकारता है कि इंसान होने से तो बेहतर है। क्योंकि जो मननशील नहीं है, जो दूसरों की परवाह नहीं कर सकता, जो दूसरों की सोच नहीं सकता, चिंता नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। चंद्रकला त्रिपाठी जी अपनी इस कविता में ये कहना चाहती है शोधार्थियों, जो नोच कर मांस खा लेते हैं, गिद्ध, कौवे, सियार, चील, मरघटों में, वे उस दृश्य को, उस भयावह दृश्य को, उस आतंक को, उस मर्मांतक दृश्य को, कष्ट को देखकर आहत हैं। और वे कहते हैं हाँ, हमारी भूख ऐसी नहीं है, हम इतने निर्मम और इतने खाऊ पेटू नहीं हो सकते जैसा कि ये समाज है, ये एलीट, ये सभ्य कुलीन समाज जो कहलाता है तथाकथित सो कॉल्ड। हमारा इतना बड़ा पेट नहीं है। माएँ बद्दुआ दे रही हैं खुद को कि इससे अच्छा था कि हम बांझ रह जाती। हम इस दौर को देखने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए और शर्म न ढोती, संकोच में मरी मिटती नहीं जाती, इसलिए हम बांझ ही रह जाती। तो आप देख रहे हैं कि इस वैश्विक आपदा में ये कविता कितनी मानीखेज लगती है शोधार्थियों। और इसकी तुलना पाठ्यक्रम में अन्य कविताएं जो कोरोना काल में लिखी जा रही हैं और जो जगह जगह पढ़ी सुनी जा रही हैं, उसके साथ इसको हमें तुलनात्मक रूप से देखना ही चाहिए। दूसरी ज़रूरी कविता मुझे चंद्रकला त्रिपाठी मैडम की लगती है मरघट पर बरकत के समय। तीनों कविताएं इतनी कंटेम्प्ररी हैं, इतनी मारक हैं और इतना कुछ देती हैं शोधार्थियों कि आपको इन्हें चिन्हित करना ही होगा। धीमे, बहुत धीमे चलती दिखती हैं चींटियां, बेसब्री दिखाने भर काया नहीं उनके पास। बहुत झुककर नहीं उड़ते पक्षी, हवा छितराने के लिए भी नहीं। बहुत दिनों से सन्नाटा है इधर, उन्हें तो उधर का ही पता है। सूख चुका है बगल की बस्ती का हैंडपंप, अगल की कॉलोनी में पानी अभी बाकी है। बांध कर ले जाया जा रहा है भगेलू, उसका असली नाम भी अब यही हो गया है। 5 बजे बंद कर देनी थी अंडे की दुकान, वह 8 बजे अपने ठेले के साथ पकड़ा गया। पीछे पीछे दौड़ती जा रही नसीमा चिल्ला नहीं रही है, सिर्फ बिलख रही है। उसके पीछे कोई खोल ले जाएगा उसकी बकरी, आसपास बहुत दिनों से उपवास चल रहा है। उसके पीछे कोई खोल ले जाएगा उसकी बकरी, आसपास बहुत दिनों से उपवास चल रहा है। नीरज को अब से आधी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। सुधा को नहीं मिल रहा है साड़ियों में फाल टांकने का काम भी। पढ़े लिखे दोनों भीख मांगने में हिचकते हैं, 6 महीने के छोटे बच्चे के लिए भी जीना नहीं चाहते। शोधार्थियों, आप देख रहे हैं कविता भी चल रही है और इस सतत यात्रा में जब हम उनकी चंद्रकला त्रिपाठी जी की रचनात्मक यात्रा में सहयात्री हो रहे हैं, तो हम इस वैश्विक आपदा की पीड़ा को, उस चोट को जो आपके रोए खड़े कर दे, जो उस भयावह दृश्य को आपके सामने बार बार लाकर खड़ा कर दे कि सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है। पूरी की पूरी मानव प्रजाति खतरे में है और हम स्वार्थी, हम इतने आत्मकेंद्रित, हम सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। हम मनुष्य होने के नाते उन चौपाओं से भी ज्यादा बदसूरत, बेसंगत, विडंबनाग्रस्त हुए जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं और इस जाने में कहाँ पहुंचना है? हम कहाँ के होकर रहेंगे? कहाँ पहुंच जाएंगे? किन किन को खोते हुए आखिर क्या कुछ, ये सब कुछ खोने के बाद आखिर क्या कुछ हमारे हाथ बचेगा? कभी सोचा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अगर उठाए जाएं तो बवाल हो जाए। और साथियों, अगर ये सवाल आपको परेशान नहीं करते, शोधार्थियों, अगर ये क्रूर काल
और मैं तो इसे कलयुग से भी बढ़कर छल युग कहूँगी कि लगातार हम एक दूसरे को आशंका में, एक दूसरे को विपदाग्रस्त देखते हुए भी एक अजीब तरह का की तटस्थता है, एक नीरव, एक भयावह शांति है जो खाई जा रही है, जो दंश दे रही है कि यह सब कुछ ऐसे ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में आप दृश्य देखने के बाद भी आहत नहीं हो रहे। कविता पूरी करती हूँ पहले। 6 महीने के छोटे बच्चे के लिए भी जीना नहीं चाहते, किसी की कुंडी खटकी तो पृथ्वी तक कांप गई। एक दूसरे पर आशंका, एक दूसरे पर अविश्वास, किस दौर में हम रह रहे हैं कि मनुष्य एक हाथ दूसरे हाथ को सूझता नहीं, एक हाथ दूसरे हाथ पर भरोसा नहीं करता। किसी की कुंडी खटकी तो पृथ्वी तक कांप गई। क्या है? कोई कुरस होकर चिल्लाया। स्त्री ने फोफर से देखा, सुराख से स्त्री ने फोफर से देखा उस दूसरी स्त्री को। उसकी उम्र कम थी, वह कांप रही थी। उसके हाथ में गीली हुई पर्ची कांपती इस हाथ में चली आई और वह स्त्री अदृश्य हो गई। फोन नंबर था उस पर एक, पानी से पसर गए थे नंबर मगर बाकी थे। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है वाली आवाज सख्त थी। दूसरे के झमेले में कोई नहीं पड़ता आजकल। क्या ये मनुष्यता है? क्या यही हमारे जीवन मूल्य थे? क्या ऐसी ही थी हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार? क्या हम एक दूसरे के लिए साझी मोहब्बत, साझी संस्कृति, साझा व्यापार, साझी तीज त्योहार नहीं निभाते थे? क्या बोल बर्ताव में मनुष्य इतना चुकता जा रहा है? क्या फर्ज अदायगी में, क्या कर्तव्य निर्वाह में हम इतने चुकते जा रहे हैं? चूकना और चुकना, चुकना मतलब खत्म हो जाना। भीतर से वो जो तरलता थी, जो सरलता थी, जो एक दूसरे के लिए का हाथ थाम देने का, एक दूसरे को निभाह देने की कुवत थी, काबिलियत थी, खत्म होती जा रही है कि दूसरों के झमेले में कोई नहीं पड़ता आजकल। बहुत दिनों से उस घर में स्त्री के नहीं होने की आवाज़ है। साथियों, ये बेरहमी, ऐसी शांति, शमशान के जैसी शांति, ये नीरवता, ये चुप्पी खाए जा रही है। ये भय और आतंक को और मजबूत कर रही है। सन्नाटे में किसी के नहीं होने को बार बार सुना जाता है। बहुत दिनों से उस घर में स्त्री के नहीं होने की आवाज़ है। बाकी आवाज़ें अब ज़्यादा हैं, जैसे घिसटती हुई रुकती हैं बड़ी गाड़ियाँ। घिसटती हुई रुकती हैं बड़ी गाड़ियाँ और सन्नाटे में किसी के नहीं होने को बार बार सुना जाता है। नहीं होना चिन्हित हो रहा है, अनुपस्थिति चिन्हित हो रही है। धीरे धीरे अपनी जड़ों से बेदखल होना, स्खलित होना चिन्हित हो रहा है। सन्नाटे में किसी के नहीं होने को बार बार सुना जाता है। स्त्री ने हिम्मत करके उस नंबर पर फोन कर दिया, मगर तब नहीं किया जब खत्म होने से पहले कुछ बचा लिया जाता है। बोलते हैं, विरोध करते हैं, हम आतंक को देखकर आवाज भी उठाते हैं, पर कब? जब जरूरी था, जब कहना था, जब जोखिम उठाना था, जब साथ निभाना था, जब हाथ में हाथ देना था, धीरे से हाथ को दबाना था और बताना था कि हम साथ हैं, हम सहयोग करेंगे, हम साथ हैं, हम तुम्हारा दुख समझ रहे हैं। इतने भर से ही आधे से ज्यादा बात पूरी हो जाती है। तो स्त्री ने हिम्मत करके उस नंबर पर फोन कर दिया, मगर तब नहीं किया जब खत्म होने से पहले कुछ बचा लिया जाता है। बचा तो वह भी नहीं, वह 6 महीने का बच्चा भी। बेहतरीन पंक्तियां शुद्धार्थियों। अगली कविता जो बेशकीमती है, और ऐसी कविताओं का तेवर और मिजाज साथियों मैं लगातार बुन रही हूँ अपने इस सुधा उपाध्याय के यूट्यूब चैनल पर। और भी औरतें, अब भी औरतें, अब भी औरतें, औरतें पतियों, पिताओं, भाइयों के हिस्सों में बटी औरतें। पतियों, पिताओं, भाइयों के हिस्सों में बटी औरतें प्रतिहिंसा का रास्ता नहीं चुनती। ढेर सारी नफरत और हत्या का भी अपने बल की नुमाइश नहीं करती कि औरताना होने का बुरा भी नहीं मानती। अपने बोलने का इंतजार करती हैं, चुप कराए जाने का बुरा नहीं मानती। पहाड़ उठा लेती हैं, बोझ फटकती हैं, दाने पकाती हैं,
कोख संभालती हैं, कितने बियाबान बसा चुकी हैं एहसान जताए बिना। अपनी जात को सिखाने में कोताही नहीं कि ये पिता हैं, वो बाबा, वो नाना, वो पड़ोस के चाचा जी, वो मामा, ऐसा कि सांप को भी मामा कह दो तो सारा विष उतार कर रख दे। ये औरतें ही हैं जो आपको सामाजिक बनाती हैं, ये औरतें ही हैं आपको जो सभ्य और शिष्ट बनाती हैं, ये औरतें ही हैं जो इस समाज के पुरुषों का पालन पोषण करती हैं, ये औरतें ही हैं जो उनकी ठकुर सुहाती सहती हैं, ये औरतें ही हैं जो उनके वर्चस्व को पालती पोसती हैं, नरिश करती हैं। तो चंद्रकला त्रिपाठी जी कहती हैं कि अपने दिए हुए को, अपनी दाय को, अपने योगदान को, अपने किए हुए को, कहे और अनकहे को कभी नहीं गिनाती ये औरतें। ये औरतें ऐसी ही हैं। तू धरा है धारण कर, धरक मत। तो ये संबंधों को निभाना, संबंधों को गिनाना, संबोधनों से पुकारना, संबोधनों में बांधना, आत्मीय लगाव पैदा कर देना, संलग्नता देना, ये औरतें सिखाती हैं। तो वो सगा बेसगा भाई, भाई का दोस्त भी भाई, इतना सारा सगापन जुटाती संभालती हैं औरतें कि रात बिरात ऊंचे खाले सगे ही मिले। ऊंचे खाले हमारी बोली में है ये कि ऊंच नीच होने पर, दुर्दिन आने पर, कठिन दिन आने पर, समय के ऊंच नीच होने पर ऊंचे खाले, कि कठिन समय आने पर, दुर्दिन समय आने पर, असमय असंगत समयों में, प्रतिकूल समयों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी आंख का पानी बना रहे, उनकी शर्म बनी रहे कि वे मामा हैं, वे चाचा हैं, वो फूफा हैं। और ये रिश्तों में बांट देना कि भाई का दोस्त भी भाई है, कि ताकि स्त्रियां सुरक्षित रहें, ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। तो इतना सारा सगापन जुटाती संभालती हैं औरतें कि रात बिरात ऊंचे खाले सगे ही मिलें, कोई सौतेलापन न करे। समझ रहे हैं आप? बेदाग पार लगा दें जीवन, क्योंकि इतने से दाग से भी हम छींट हो जाती हैं, हम पाप और पुण्य ढोती रहती हैं, हम पवित्र नहीं कहलाती हैं, हम अछूत हो जाती हैं, संसार हमें कालिक की तरह देखता है, कलंक की तरह देखता है। तो बेदाग पार लगा दें जीवन। दामन अगर है साफ तो खास एहतियात रख, इसमें जरा सा दाग छुपाया न जाएगा। तो पाक दामन स्त्रियां हमेशा हम ही पाप और पुण्य से परिभाषित हों, हमेशा हम ही पवित्रता की मूर्ति बनी रहें, और जरा से छूने और छींट से हम बेदाग होने के लिए तरसती रहें। सारे रिश्तों में खुद को देह भर समझे जाने वाली निशंसता, बेहतरीन पंक्ति है। वे समझ कर भी नहीं समझना चाहती पाप अपनी देह का हश्र, वे समझ कर भी नहीं समझना चाहती पाप अपनी देह का हश्र समझती आई वे, और यही चिताती आई बेटियों बहनों को, दो कौड़ी की नहीं रहोगी तुम, और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जमाना उनका है। कोने कतरे में लुकाई, जीने में कोई आवाज नहीं करती है औरतें, पृथ्वी पर छोड़ चुकी हैं बर्बरता के लिए पूरी जगह। हम अपना स्पेस छोड़ रही हैं, हम अपना स्थान छोड़ रही हैं, हम अपना मान सम्मान छोड़ रही हैं, और कोने अतरों में दुबक रही हैं। चंद्रकला त्रिपाठी नाराज हैं। पृथ्वी पर छोड़ चुकी है बर्बरता के लिए पूरी जगह, खत्म हुई पृथ्वी पर स्त्री के लिए पारिवारिकता। अब तो ईश्वर का घर भी हत्या और बलात्कार का जगह हुआ। ये जो मंदिरों में जो कुछ घट रहा है, यौन शोषण और यौन हिंसा पर ये कटाक्ष करती हुई पंक्ति, क्या तय करना है स्त्री, क्या तय करना है स्त्री? बांझ हो जाना, दूध की जगह जहर की घुट्टी पिला देना, पता नहीं क्या करने से इस जघन्यता का जवाब बनेगा, मगर जब भी बनेगा सिर्फ तुम्हारे बल पर बनेगा, जब भी बनेगा सिर्फ तुम्हारे बल पर बनेगा, समझी? तुम जो रोज धरती भर चलती हो, आसमान भर आजादी भी जोड़ लो। चंद्रकला त्रिपाठी जी की ये दो पंक्तियां ही मुकम्मल कविता है। तुम जो धरती भर चलती हो, धरती भर, विस्तार देखें आप,
अपार है तुम्हारे दायित्व, तुम्हारी जिम्मेदारियां गिनाते ही जाओ, जो अब तक गिनाती गई मैं इन 3 कविताओं में। इन जिम्मेदारियों को निभाती हुई, ढोती हुई नहीं, निभाती हुई, परिवार को संभारती हुई, संततियों को पालती पोसती हुई, संबोधनों में समाज को सम्मानित करती हुई, धरती भर चलती हो, आसमान भर आजादी भी जोड़ लो। स्वतंत्रता अराजकता नहीं है, उन्मुक्तता नहीं है, उच्छृंखलता नहीं है। स्वतंत्रता स्व अनुशासित तंत्र उसमें भी मौजूद है। स्वतंत्र, अपना अनुशासन खुद चुनो, किसी के कहे, किसी के बताए, किसी के उठाए बिठाए न कहना है, न सुनना है, न उठना बैठना है। तो हम सब्जेक्ट नहीं हो रही हैं। चंद्रकला त्रिपाठी जी इस ओर इशारा कर रहे हैं इस कविता में। उन्हें हर जमाने में, औरतों को हर जमाने ने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी सहूलियत से आजमाया। हम औरतों को सहानुभूति नहीं चाहिए। कभी हम सहानुभूति की भेंट चढ़ती हैं, कभी सहजात नहीं रहने के दुख को सहती हैं, दाह को सहती हैं, नेपथ्य में चीखती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं, कलपती हैं। क्या हमारा कभी कोई घर और दर अपना होगा कभी? तो मिशन हो या प्रोफेशन, प्रतिबद्धता चाहिए। सब जगह एक अनुशासन चाहिए। हम हमेशा क्यों दूसरे पायदान पर खड़ी होकर प्रतीक्षा करें? हम क्यों टुकुर टुकुर ताकें और हमारी भूमिका आप तय करें? यानी ये वर्चस्ववादी पुरुष समाज क्यों तय करे हमारी भूमिका? हम इन सारे कोनों, सारे कगारों को तोड़कर केंद्र में आना चाहती हैं। हम सब अपना समय, अपना स्पेस, अपना स्थान, अपना मान सम्मान खुद तय करेंगी। मांगना या आपका देना ना आपसे चाहती हैं, ना आपसे मांगती हैं। क्योंकि विमर्श करती हुई सभी स्त्रियों के आगे ये जो मुंह फाड़े बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों को सुलझाने में, संबंधों में उलझना, घर परिवार त्याग देना, घर का दरकना, टूटना, संबंधों से विलग होना, हम विमर्श करती हुई स्त्रियां ऐसा नहीं चाहती। हम केवल अपनी उपस्थिति, अपनी निजता को सुरक्षित करना चाहती हैं। हम अपना टाइम और स्पेस खुद तय करेंगी। हम कब, कहाँ, कैसे बोलेंगी ये हम तय करेंगी। अब हम आपकी शर्तों पर नहीं जिएंगे। बेहतरीन बनती है।